नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एनसीए डिजिटल क्लासरूम में। मैं आपका अपना मित्र स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन पाठशाला में। मित्रों, एक बार पुनः हम चर्चा करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित जो आपके पेपर है उसी पर आधारित मॉडल प्रश्न पत्र की अपन यहाँ पर बात करेंगे। हम जो मॉडल प्रश्न पत्र लेके आए हैं वो कृषि विज्ञान का है। तो बात करते हैं इसके अंदर कैसे क्या क्वेश्चंस रहने वाले हैं, किस तरह के ऑब्जेक्टिव रहेंगे, किस तरह के आपके खाली स्थान रहेंगे, किस तरह के आपके एक शब्द वाले रहेंगे, 50 शब्दों वाले रहेंगे, 100 शब्दों वाले रहेंगे। सभी प्रकार के प्रश्नों पर अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। पेपर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग ऑब्जेक्टिव और खाली स्थान वाले प्रश्नों को अच्छे से करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके अच्छा स्कोर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक एक शब्द के अंदर आंसर देना है। यदि आपके सही निकल गया तो नंबर सही दे दिया जाएगा, और गलत है तो आपको पता है एक तरीके से नंबर कट जाएगा। बड़े प्रश्न जो है उनके अंदर तो आपको हो सकता है जैसे 5 लाइनों में से एक लाइन आपने गलत लिखी है, फिर भी आपको उसमें नंबर मिलने के चांसेस है। लेकिन यहाँ पर तो शब्दों के ऊपर आपको पूरा फोकस करना है। तो हमारे पास जो है ना, 2025 पर आधारित अपन यहाँ पर प्रश्नों की चर्चा करेंगे। क्या क्या चीजें आपके लिए, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और कैसा आपके एग्जाम में सारा पैटर्न रहेगा। 3.25 घंटे का पेपर रहेगा। 56 नंबर का प्रश्न है, आपको बता ही दिया मैंने, प्रश्न पत्र है। सबसे पहले आपको देखो यहाँ पर कुछ निर्देश दे रखे हैं। अपने प्रश्न पत्र पर अपना नामांकन लिखना है, नामांकन यानी कि रोल नंबर लिखना है आपको। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। उत्तर जो है आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है, और सभी जो जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उनके उत्तर एक साथ ही लिखे। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न पत्र का क्रमांक अवश्य लिखिए। प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में किसी तरह का विरोधाभास होने पर हिंदी के प्रश्नों को सही माने। यहाँ पर हिंदी के प्रश्नों को आपको ध्यान रखना। चलो, तो हमारे पास सेक्शन एक खंड ए के अंदर हमारे पास जो प्रश्न है उनके ऊपर अपन यहाँ पर एक एक करके चर्चा करते हैं। देखो क्या लिखा गया है, आपको दिए गए बहुचयनात्मक, ध्यान रखना है, बहुचयनात्मक प्रश्नों के सही उत्तर उत्तर पुस्तिका में आपको लिखने हैं। देखो सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है क्या है बेटा, सहजीवी जीवाणु कौन सा है। सहजीवी का मतलब है, आपको पता है कि किसी फसल के साथ मिलकर ये अपना जीवन व्यापन करेंगे। इससे फसल को भी फायदा होगा और आपको पता है उस जीवाणु को भी फायदा होगा। तो यहाँ पर क्या एक तरीके से नील हरित शैवाल होती है ना, नील हरित शैवाल होती है, ये याद रखना है। क्या यहाँ पर क्लोस्ट्रीडियम होता है, ये याद रखना है। क्या एसिटोबैक्टर ये है। क्या यहाँ पर राइजोबियम, राइजोबियम जीवाणु है। देखो नीलहरी शैवाल जो होता है इसको साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। आपको याद रखना है, साइनोबैक्टीरिया के नाम से इसको अपन जानते हैं। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया नीलहरी शैवाल को अपन कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। तो यहाँ पर आपको पता है, एक तरीके से बात करें तो यहाँ पर सहजीवी जीवाणु जो है राइजोबियम है। तो आपका इसका आंसर क्या निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर 6, और आप इसको लिख सकते हो राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम के बारे में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। ये दलहनी जो फसलें होती है उनकी जड़ ग्रंथियों में आपको पता है नाइट्रोजन, दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियां जो होती है, दलहनी फसलों की दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है। और आपको पता है जड़ ग्रंथियों में ये क्या करता है, एक तरीके से ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियों में ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। दलहनी पादपों में यह सहजीवी के रूप में यहाँ पर निवास करता है, याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट, धान की जल मांग है। क्या यहाँ पर एक तरीके से धान की जल मांग जो है अपन बात करें, क्या 200 से 400 mm है, क्या 900 से 2500 mm है, क्या 400 से 700 mm है, क्या 500 से 800 mm है। तो आपको पता है 500 से 800 mm मक्का की होती है, ये याद रखना है। धान की पूछी गई है तो आप लोगों को याद रखना है 900 से 2500 mm। तो ब ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में ब लिखकर आप इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो धान की जल मांग 2500 से 900 से 2500 mm हो जाएगी। यदि सर्वाधिक जल मांग आपसे पूछा जाए तो मैं आपको लिख देता हूं सर्वाधिक जल मांग। सर्वाधिक जल मांग की बात करें, सर्वाधिक जल मांग, तो आप लोग याद रखना है सर्वाधिक जल मांग जो होती है वो आपको याद रखना है शुगर केन गन्ना की होती है। और आप लोगों को ये याद रखना है, पूछी जा सकती है 1500 से 2500 mm के आसपास जो होती है वो आपको याद रखना है शुगर केन की होती है, गन्ना की यहाँ पर याद रख सकते हैं।
यहाँ पर जो का वानस्पतिक नाम कौन सा है, तो आपको याद रखना है जो का वानस्पतिक नाम क्या जियामेज है। जियामेज आपको याद रखना है मक्का का नाम होता है। बोलो किसका नाम होता है, मक्का का नाम होता है, याद रखना है। टिट्रिकम एस्टिवम यदि आपसे पूछा जाए तो ये आपको याद रखना है गेहूं का नाम होता है। किसका नाम होता है बच्चों, गेहूं का। साइसर एरिटिनम की बात करें, साइसर एरिटिनम की बात करें तो साइसर एरिटिनम जो है आपको याद रखना है चने का नाम होता है। किसका, चना। ठीक है, और आपसे पूछा गया है जो का नाम, तो याद रखना है होर्डियम वल्गेर होता है ना, होर्डियम वल्गेर होता है। और जो का कुल यदि आपसे पूछा जाए तो जो का कुल जो है वो कौन सा होता है, पोएसी कुल होता है। कौन सा होता है, पोएसी। गेहूं का कुल भी, मक्का का कुल, सभी अनाज वाली जो फसलें होती है वो आपको याद रखना है पोएसी कुल में आती है। मैं लिख भी देता हूं, सभी अनाज वाली फसलें जो है, अनाज वाली, अनाज वाली फसलें, अनाज वाली फसलें जो होती है वो आपको याद रखना है किस कुल में आती है, पोएसी कुल में। किस में आती है, पोएसी कुल। इस पोएसी कुल को हम क्या कह सकते हैं, ग्रेमिनी कुल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ग्रेमिनी। तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है सभी अनाज वाली फसलें जो है वो पोएसी या ग्रेमिनी यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर स हो जाएगा। इसका आप अपनी उत्तर पुस्तिका में आंसर लिखना। उसके बाद है आलू का कुल कौन सा है, क्या एपीएसी है, क्या यहाँ पर पोएसी है, क्या फेबेसी है, क्या सोलेनेसी है। देखो फेबेसी कुल जो होता है ये दलहनी फसलों का होता है। किसका होता है, दलहनी फसलें जो होती है आपको पता है, दलहनी फसलें वो सारी की सारी आपको याद रखना है बच्चों फेबेसी कुल में आती है। पोएसी कुल में अभी भी बताया था आपको याद रखना है अनाज वाली में। कौन सी आती है इसमें, अनाज वाली फसलें जो है आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। पोएसी इसका आंसर नहीं होगा, सोलेनेसी इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर द ऑप्शन इसका राइट है। आलू का कुल जो है वो कौन सा होगा, सोलेनेसी। यदि आपसे आलू का नाम पूछ लिया जाए तो ये भी याद रखना है बच्चों, है ना, सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या नाम होता है इसका, सोलेनम ट्यूबरोसम। आलू का नाम आपसे पूछा जाए, ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। दक्षिण अमेरिका जो होता है इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है, ये याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, दशहरी उन्नत किस्म है। दशहरी किसकी उन्नत किस्म है, क्या ये आम की है, क्या केले की है, क्या पपीते की है, क्या अमरूद की है। तो यहाँ पर आपको पता है, सबसे पहले मैं इनके नाम लिख देता हूँ, है ना। आपसे कभी पूछा जाए तो याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है इनके नाम को लेके। इसका नाम मेंजिफेरा इंडिका आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, केले का जो है इसका नाम है म्यूसा पेराडीसिया का, म्यूसा पेराडीसिया का इसका नाम आपको याद रखना है, म्यूसा पेराडीसिया का। ठीक है, चलो पपीता की बात करें तो इसका नाम जो होता है बच्चों केरिका पपाया। क्या है इसका, केरिका पपाया इसका नाम होता है, याद रखना है। और अमरूद का नाम जो है वो याद रखना है सीडियम, अमरूद का नाम जो होता है सीडियम गवाजो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इनके नाम है। और इसमें अपन बात करें तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, दशहरी जो है आम की, दशहरी, मल्लिका, आम्रपाली, इस टाइप की जो किस्में हैं वो सारी की सारी, सिंधु वगैरह, ये सब आम की ही किस्में होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोलो कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। फिर इसी तरीके से अगला प्रश्न है यहाँ पर, देखो पपीता के पौधे लगाने हेतु गड्ढे का आकार होना चाहिए। पपीता के पौधे लगाने हेतु क्या है, गड्ढे का आकार कितना होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। तो आपकी 12वीं की बुक में क्या है, इसमें 30 इंटू 30 इंटू 30 सेंटीमीटर दे रखा है, क्या 90 इंटू 90 इंटू 90 सेंटीमीटर दे रखा है, क्या 15 इंटू 15 इंटू 15 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, क्या यहाँ पर एक तरीके से 50 इंटू 50 सेंटीमीटर यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर अपन बात करें पपीता के लिए गड्ढे का आकार जो है हमें विशेष तौर से याद रखना है। ठीक है, देखो तो आपकी बुक के अंदर अपन बात करें यहाँ पर एक तरीके से गड्ढे का आकार जो है वो याद रखना है 45 इंटू 45 इंटू 45 सेंटीमीटर। तो आपको याद रखना है यहाँ पर एक तरीके से पपीता के लिए गड्ढे का आकार आपकी बुक में 45 45 45 दे रखा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है एक तरीके से 45 45 45 ऑप्शन नहीं है। तो उस दशा में हम यहाँ पर आपको पता है एक तरीके से 50 सेंटीमीटर वाला यहाँ पर अपन टिक करेंगे। बाकी आपकी बुक में 45 इंटू 45 इंटू 45 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसमें गड्ढे का आकार आपको बता रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किस नस्ल के सिंग जलेबी आकार के होते हैं, क्या सूरती के होते हैं। देखो सूरती में जो सिंग होते हैं ना बच्चों, ये दांतली के आकार के या हसिया आकार होते हैं। कैसे होते हैं,
हंसियाकार इसके सींग होते हैं, आप लोगों को याद रखना है। नीली रावी जो होती है ये आपको याद रखना है, सतलज नदी के किनारे याद रखना है। बद्दावरी इसकी ध्यान रखना है, इसमें इसके दूध में सर्वाधिक दुग्ध वसा पाई जाती है, इसके दूध में सर्वाधिक दुग्ध वसा जो है आपको याद रखना है, किसके हैं, बद्दावरी के में सर्वाधिक दुग्ध वसा इसके दूध में पाई जाती है ना। और ये कितनी होती है, लगभग याद रखना है 12 से 14% के आसपास इसमें दुग्ध वसा पाई जाती है। मुर्रा जो है आपको पता है एक तरीके से मुर्रा, ठीक है, सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल है भारत में, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक, ठीक है, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक नस्ल है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पंजाब हरियाणा दिल्ली की तरफ दुग्ध उत्पादक नस्ल आपको याद रखना है मुर्रा। तो जलेबी आकार के सींग जो होते हैं वो किसके होते हैं बच्चों, मुर्रा के होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब ऑप्शन यहां पर याद रखना। अगला प्रश्न, पेल्ट के लिए आपको पता है कौन सी नस्ल पाली जाती है, ठीक है। क्या यहाँ पर बीकानेरी नस्ल होगी, क्या अविवस्त्र होगी, क्या अविकालीन होगी, और क्या यहाँ पर कराकुल होगी। देखो यहां पर आपको पता है अविकालीन और अविवस्त्र, ये भी प्रश्न पूछा गया है तो मैं बता देता हूं। देखो यहां पर लिख देता हूं, एक तो हमारे पास अविकालीन है और एक हमारे पास अविवस्त्र है। अविवस्त्र ये दोनों आप लोग याद रखना है, ये दोनों भेड़ की नस्लें हैं, है ना, भेड़ की नस्लें हैं। कहाँ की, कौन सी है, भेड़ की नस्लें हैं। और ये नस्लें जो है आपको याद रखना है CSWRI, सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको याद रखना है, अविकानगर, है ना। अविकानगर जो है याद रखना है मालपुरा टोंक से विकसित की गई है, मालपुरा टोंक से, यहां से आप लोग याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कराकुल जो होता है ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है, कराकुल क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। पेल्ट क्या होता है, इस नस्ल के मेमनों को मारकर उनसे घुंघराले बालों वाली ऊन प्राप्त करना, है ना, ऊन प्राप्त करना, ये आपको याद रखना है, एक तरीके से पेल्ट होता है। तो ये इसके बारे में आप लोग याद रखना है, इस तरीके से इसका राइट आंसर द हो जाएगा। एंथ्रेक्स बीमारी जो है उसका रोगजनक क्या है, क्या यहाँ पर क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई होगा, नहीं, क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई जहरबाद का होता। क्या यहाँ पर छनित वायरस होगा, देखेंगे। क्या यहाँ पर बेसिलस एंथ्रेसिस होगा, क्या स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्सिया होगा। स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्सिया थनैला रोग का होता है, किसका होता है, थनैला रोग का होगा, याद रखना है। वायरस यहाँ पे होगा नहीं, क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई जहरबाद, ठीक है। यहाँ पर एंथ्रेक्स जो होगा बेसिलस एंथ्रेसिस से होगा, किससे होगा, बेसिलस एंथ्रेसिस से होगा। स ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर याद रखना है। नेक्स्ट, क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई रोग कारक द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है। तो यहाँ पर क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई की आपसे पूछ रहा है, तो बताइएगा यहाँ पर क्या एंथ्रेक्स होगा, क्या एंथ्रेक्स का तो अभी अभी बताया था मैंने, बेसिलस एंथ्रेसिस। क्या होता है बच्चों, बेसिलस एंथ्रेसिस, याद रखना है, एंथ्रेसिस। दूसरा है यहाँ पर टिक फीवर होगा, देखते हैं टिक फीवर। क्या जहरबाद होगा, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर जहरबाद होगा। पशु प्लेग जो है ये नहीं होगा, यहाँ पर रिंडरपेस्ट जो है वो नहीं होगा, याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है। पशु का जन्मजात रोग कौन सा है, क्या यहाँ पर टिक फीवर होगा, क्या यहाँ पर पशु प्लेग होगा, क्या यहाँ पर गलगोटू होगा, क्या यहाँ पर फ्री मार्टिन होगा। तो यहाँ पर याद रखना है पशु का जन्मजात रोग जो है फ्री मार्टिन। इसमें जुड़वा बच्चे होते हैं, है ना, जुड़वा बच्चे, एक इसमें आपको पता है सही होता है और एक में आपको पता है एक तरीके से जनन क्षमता नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्री मार्टिन। तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में आंसर लिखना। नेक्स्ट, भारत में प्रथम फल परिरक्षण उद्योगशाला कहां पर स्थापित की गई, क्या नई दिल्ली में स्थापित की गई है ना, क्या यहाँ पर मद्रास में, क्या कोलकाता में, क्या मुंबई में। तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए भारत में प्रथम फल परिरक्षण उद्योगशाला मुंबई में स्थापित की गई है, ठीक है। और ये कब स्थापित की गई है, 1920 में, आप लोग याद रखना है, ठीक है। भारत में प्रथम फल परिरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान जो है वो लखनऊ में स्थापित किया है, इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा यहाँ पर याद होना चाहिए। उसके बाद एक केले के पौधे को कितने, है ना, इसके लिए केले के पौधे को लगाने हैं तो गड्ढे का उपयुक्त आकार
30 इंटू 30 इंटू 30 सेंटीमीटर, 60 इंटू 60 इंटू 60 सेंटीमीटर, 45 इंटू 45 इंटू 45 सेंटीमीटर, 90 इंटू 90 इंटू 90 सेंटीमीटर। बताइए, तो केले के पौधे लगाने के लिए गड्ढे का उपयुक्त आकार जो होता है वो 30 सेंटीमीटर रखा जाता है। 12th की बुक में आपको 30 सेंटीमीटर वाला याद रखना है, 30 इंटू 30 इंटू 30। तो इसका ए ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंदौर सीडलेस उन्नत किस्म है। इंदौर सीडलेस किसकी, क्या अंगूर की है, क्या यहाँ पर एक तरीके से संतरा है ना, संतरा है यहाँ पर, क्या क्या यहाँ पर केला है, क्या यहाँ पर नींबू है। तो यहाँ पर एक तरीके से अपन बात करें तो इंदौर सीडलेस जो उन्नत किस्म है वो उन्नत किस्म किसकी है, नींबू की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 नंबर हो जाएगा। इंदौर सीडलेस जो है यहाँ पर याद रखना है। पूरक फल वृक्ष जो है, फिलर प्लांट आपको पता है, क्या पपीते को, क्या कटहल को, क्या एक तरीके से जामुन को, क्या आम को, पूरक फिलर प्लांट। तो इसका राइट आंसर जो है वो पपीता हो जाएगा। सबसे अच्छा फिलर प्लांट जो है वो किसे माना गया है, पपीता को। तो याद रखना है एक तरीके से आम के बगीचे के लिए, आम के बगीचे के लिए, बगीचे के लिए, बगीचे के लिए सबसे अच्छा पूरक पौधा, ठीक है, पूरक पौधा जो है वो आपके कौन सा है, पपीता है। ठीक है, ये याद रखना है। अन्य फिलर प्लांट्स की बात करें तो अन्य याद रखना है, जैसे अपन बात करें यहाँ पर केला हो सकता है, फालसा हो सकता है, फालसा, ये भी अपने लिए एक तरीके से क्या है, अपने यहाँ पर पूरक फल वृक्ष से, इनके बारे में अपने को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है अपने पास, ओराइजा सेटाइवा किसका वानस्पतिक नाम है। मक्का का नाम तो अभी बताया था एक तरीके से जियामेज, क्या नाम है, जियामेज, आपको याद रखना है। ज्वार का नाम सोरगम बाइकलर, याद रखना है, सोरगम बाइकलर इसका नाम होता है, याद रखना है, बाइकलर। ठीक है, सोरगम बाइकलर। इसके अलावा आपको पता है धान का ओराइजा सेटाइवा, बिल्कुल सही है। और गेहूं का नाम क्या होता है, टिट्रिकम, ध्यान रखना है, टिट्रिकम एस्टिवम, क्या होता है, टिट्रिकम एस्टिवम इसका नाम होता है, ये याद रखें। मक्का की फसल हेतु उपयुक्त जल मांग, मक्का की फसल के लिए ये जल मांग की बात कर रहा है, तो मक्का की फसल के लिए आप लोगों को जल मांग जो है वो पता होनी चाहिए, 500 से 800, ध्यान रखना है कितना है, 500 से 800 mm, इसके लिए आपको याद रखना है 500 से 800 mm इसके लिए जल मांग होती है, ये याद रखना है। तो बिल्कुल इसका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ग्वार की हरी खाद की फसल के लिए बीज दर कितनी है, तो लगभग याद रखना है 20 से 25 किलोग्राम, कितनी है, तो इसका आंसर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में दे सकते हैं। तो ग्वार की हरी खाद के लिए बीज दर जो होती है वो 20 से 25 किलोग्राम। इस तरीके से आपके 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जो हमें यहाँ पर पता होने चाहिए। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं और इनके आंसर आप दे सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कर उत्तर पुस्तिका में उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से क्या है, आपको उत्तर यहाँ पर लिखना है। देखो, सबसे पहले मल्च का प्रयोग, आपको पता है मल्च का प्रयोग मृदा नमी को रोकने में किया जाता है। किसमें किया जाता है बच्चों, मृदा नमी का जो संरक्षण है, मृदा नमी को रोकने में किया जाता है। ये आप लोग इसके अंदर भरना है कि मल्च का जो सबसे ज्यादा प्रयोग होता है वो एक तरीके से मृदा नमी को रोकने में यहाँ पर अपन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बूंद बूंद सिंचाई, ध्यान रखना है, बूंद बूंद सिंचाई का आविष्कार किस देश में हुआ है, तो ये आपको याद रखना है इजराइल। कौन सी कंट्री में हुआ है, इजराइल कंट्री में आपको याद रखना है बच्चों, इसका बूंद बूंद सिंचाई विधि का याद रखना है। इस विधि की खास बात क्या है, आप लोगों को पता होना चाहिए, इसमें वाटर सेविंग कैपेसिटी जो होती है, जल बचत जो होती है वो सबसे ज्यादा इसके अंदर होती है। तो बूंद बूंद सिंचाई विधि का आविष्कार जो है वो कौन से देश में हुआ है, इजराइल में हुआ है, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है गलघोंटू रोग में पशु को सांस लेने में तकलीफ आती है, किसमें, सांस लेने में तकलीफ आती है, आपको याद रखना है श्वसन क्रिया इसमें पशु की सबसे ज्यादा बाधित होती है, श्वसन क्रिया या सांस लेने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना जो है वो आपको याद रखना है कब हुई थी, तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई थी। कब हुई थी, 1965, आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना जो है 1965 में, और ये आप लोगों से पूछ लिया जाए तो ये आनंद गुजरात के, आनंद गुजरात। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। तो इस तरीके से खालिस्तान आपको भरना है वहां पर।
अगला है जालोर सीडलेस किसकी किस्म है? जालोर सीडलेस बच्चों अनार की किस्म है। किसकी है? अनार की किस्म है, ये याद रखना है। अनार की अन्य किस्में भी पूछी जा सकती है, जैसे मैं आपके यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे इसमें रूबी होती है, याद रखना है। इसके अंदर जोधपुर रेड होता है, जोधपुर रेड, जोधपुर रेड हो सकता है। इसके अंदर गणेश हो सकती है, भगवा हो सकती है, भगवा, ठीक है। इसको सिंदूरी के नाम से भी जानते हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है ना। मृदुला, मृदुला, ये सारी की सारी किस्में जो है आप लोगों को याद रखनी है। आगे बात समझ में। आरामो किसकी है? तो आपको याद रखना है आरामो एक मोट की किस्म है। किसकी किस्म है? मोट की किस्म है, ये याद रखना है। दुग्ध जवर एक प्रकार का चयापचयी, ध्यान रखना है, ये मेटाबॉलिक डिजीज है। कौन सी है? चयापचयी, चयापचयी रोग होता है दुग्ध, है ना, मेटाबॉलिक डिजीज। तो मेटाबॉलिक डिजीज होती है, ये याद रखना है। वाइटिस वेनिफेरा किस फसल का नाम है? तो वाइटिस वेनिफेरा जो है ये अंगूर का नाम है, अंगूर का नाम है। आप लोगों को सभी फल वृक्षों के नाम अच्छे से पता होना चाहिए। सभी के सभी फल वृक्ष जो है उनके नाम पता होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर लिख के भी बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर बच्चों अपन बात करें तो आम का आप लोग याद रखना है, आम का जो होता है वो याद रखना है, कौन सा होता है? मैंजीफेरा इंडिका। कौन सा होता है? मैंजीफेरा इंडिका, आप लोग याद रखना है, मैंजीफेरा इंडिका याद रखेंगे, ठीक है। इसका कुल यदि पूछा जाए तो एनाकार्डियसी, कौन सा होता है? एनाकार्डियसी, आप लोग याद रखना है, ठीक है। ये भी आपके सिलेबस में। यदि आपसे पूछा जाए नींबू, तो नींबू का आपको याद रखना है सिट्रस ओरेंटिफोलिया। क्या नाम होता है बच्चों? सिट्रस ओरेंटिफोलिया। सभी के नाम आपको याद रखने हैं ओरेंटिफोलिया। तो नींबू का जो नाम होता है वो सिट्रस ओरेंटिफोलिया होता है। इसका कुल जो होता है रूटेसी। कौन सा कुल होता है? रूटेसी। इसके अलावा आपको याद रखना है संतरा, ठीक है। संतरा का जो है वो आपको याद रखना है सिट्रस, सिट्रस रेटिकुलाटा, ठीक है। इसका नाम क्या होता है? सिट्रस रेटिकुलाटा, इसका नाम होगा रेटिकुलाटा, ये भी याद रखना है। इसका कुल जो होगा वो आपको याद रखना है रूटेसी कुल होता है। कौन सा होता है? रूटेसी कुल होता है। इसी तरीके से आपको पपीता का नाम भी याद रखना है। पपीता का नाम जो होता है केरी का पपाया। क्या नाम होता है? केरी का पपाया, ये याद रखना है, केरी का पपाया। और इसका फैमिली जो है वो आप याद रखना है केरी कैसी, केरी कैसी याद रखना है, केरी कैसी, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर और बात करें तो हमारे पास होता है केला। इसका नाम है म्यूसा पैराडिसिया का, म्यूसा पैराडिसिया का याद रखना है, म्यूसा पैराडिसिया का, डिसिया का याद रखेंगे, म्यूसा पैराडिसिया का। इसका कुल जो होता है म्यूसेसी, म्यूसेसी, ठीक है। इसी तरीके से आपसे पूछ लिया जाए अनार, अनार का भी आपको याद रखना है पुनिका ग्रेनेटम, प्यूनिका ग्रेनेटम, ये आप लोग याद रखना है प्यूनिका ग्रेनेटम, ग्रेनेटम। पुनिकेसी इसका फैमिली होता है, पुनिकेसी याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारे से पूछ लो, मान लो अमरूद का पूछ लिया जाए, एक आएगा ही आएगा इसमें से, ना, तो ये याद रखना है सीडियम गवाजा, ठीक है। और इसका कुल जो होता है मिर्टेसी। कौन सा कुल होता है? मिर्टेसी। जैसे कि अभी आपसे पूछा गया है अंगूर का, तो अंगूर का जो ध्यान रखना है विटिस विनीफेरा। क्या नाम है इसका? विटिस विनीफेरा, और विटिस विनीफेरा है। और इसका कुल जो है विटेसी। कौन सा कुल है? विटेसी कुल है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए खजूर का, खजूर की यदि आपसे बात की जाए तो खजूर का नाम है फोइनिक्स, फोइनिक्स डेक्टाइलीफेरा। क्या नाम है इसका? फोइनिक्स डेक्टाइलीफेरा, डेक्टाइलीफेरा, ठीक है। और इसका जो कुल है वो होगा पामी। इसी तरीके से बेर का पूछ लिया जाए, आपके सिलेबस के सारे लिख दिए मैंने। बेर का नाम जो होता है वो जिजीपस, जिजीपस मोरिसियाना याद रखना है, मोरिसियाना, ठीक है, जिजीपस मोरिसियाना। और इसका रहमनेसी कुल जो होता है रहमनेसी याद रखना है। लास्ट हमारे पास है बेलपत्र, बेलपत्र, ठीक है। बेलपत्र का नाम जो है एगल मार्मिलोस। क्या नाम है? एगल मार्मिलोस, मार्मिलोस, ठीक है। और इसका कुल जो होता है रूटेसी। कौन सा कुल होता है? रूटेसी कुल होता है, आप याद रखना है, ठीक है।
तो इस तरीके से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इस तरीके से आपके पास और कौन सा बच गया, तो ये अपने को विशेष तौर से यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो इनके आपको यहाँ पर नाम और कुल पता होना चाहिए, इनमें से जैसे कोई सा पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जैसे आपको पूछा गया था ग्रेप्स का, तो ये हो गया अपने पास, ठीक है। ये अपन ने नाम लिख दिया। रिजके के बीजों का राइजोबियम है ना, कौन सी प्रजाति, राइजोबियम, ध्यान रखना है मेलिलोटाई, राइजोबियम मेलिलोटाई प्रजाति जो होती है, इसके द्वारा आपको याद रखना है ना। और राइजोबियम ट्राइफोलाई जो होता है वो याद रखना है, ठीक है। वो बरसीम के बीजों के लिए, बरसीम के बीजों के लिए कभी पूछा जाए तो राइजोबियम, यदि आपसे पूछा जाए राइजोबियम बच्चों, राइजोबियम ट्राइफोलाई, तो याद रखना है ट्राइफोलाई, नाम से पता चल रहा है। तो ट्राइफोलियम जो है वो बरसीम के लिए आता है, तो ये यहाँ पर राइट आंसर इसका ध्यान रखना है बरसीम होगा। क्या होगा, बरसीम। तो बरसीम के बीजों का उपचारित किया जाए तो ट्राइफोलाई होता है। हमारे देश में शुद्ध है ना, कुल शुद्ध कृषि का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र बारिश पर आधारित है, तो ये भी हमें याद रखना है। लगभग कितना प्रतिशत, 58% जो है ये अपने एक तरीके से बारिश पर आधारित है, ये याद रखना है। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से हमारे क्या है, यहाँ पर खाली स्थान भी कंप्लीट होते हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम परिभाषा है, अब हमारे पास एक एक शब्द वाले यहाँ पर क्वेश्चन आए हैं, है ना। एक एक पंक्ति में आपको आंसर देना है। इस तरीके से ये यहाँ पर आपके जो है प्रश्न यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखो सबसे पहले जो है अपने पास जो है अपन बात करें, असिंचित खेती किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता है एक तरीके असिंचित, तो ये आपको यहाँ पर परिभाषा देनी है, एक शब्द या एक लाइन के अंदर दे सकते हैं। तो आपको पता है इसको बारानी खेती भी कहते हैं, है ना, इसे ध्यान रखना है। असिंचित या बारानी खेती क्या होती है, असिंचित या बारानी खेती से तात्पर्य है कि बिना सिंचाई के फसलों उत्पादन लेना, ठीक है। फसलों उत्पादन लेना आपको याद रखना है, एक तरीके से क्या कहलाता है, असिंचित खेती कहलाती है। असिंचित खेती जो होती है ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कहां पर की जाती है, आर्द्र व अर्ध आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है, ये ध्यान रखना है। अर्ध आर्द्र एवं आर्द्र जलवायु वाले इलाकों में, आर्द्र जलवायु वाले सेक्टरों में की जाती है, ये याद रखना है। इतना सा बहुत है आपके लिए, इतना सा, ज्यादा नहीं लिखना है ना, हमें बोला गया है एक शब्द या एक पंक्ति, फिर भी मैंने दो पंक्तियां यहां पर लिख दी है। अमरूद की कोई दो उन्नतशील किस्में, तो आप लोगों को याद रखना है, जैसे अपन बात करें यहां पर इलाहाबाद सफेदा, ठीक है, इलाहाबाद सफेदा है ना, ये लिख सकते हो। ललित लिख सकते हो, ललित इंपोर्टेंट भी है, ललित आप यहां पर लिख सकते हो, ठीक है। इसके ज्यादा से ज्यादा एक और लिखना चाहो तो अर्का मृदुला, बस इससे ज्यादा मत लिखना, जितना पूछा है उतना ही आप आंसर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से वन वर्ड वाले क्वेश्चंस भी जो है अपन यहां पर देख रहे हैं। आगे बच्चों बात समझ में। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तम किस्म की जेली, तो आपको पता है ये कौन से फल से बनती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अमरूद, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा, अमरूद, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पेक्टिन परीक्षण में काम आने वाले दो उपकरणों को देखो, पेक्टिन परीक्षण के लिए इसका उत्तर जो है क्या होगा, पेक्टिन परीक्षण के लिए आपको याद रखना है, एक तो इसके अंदर जेल मीटर काम में लिया जाता है, कौन सा काम में लिया जाता है, जेल मीटर, और दूसरा जो होता है एल्कोहल या स्प्री टेस्ट काम में लिया जाता है ना। एल्कोहल या स्प्री टेस्ट की अपन बात करें तो ये एक तरीके से यहाँ पर पेक्टिन परीक्षण के लिए काम में लिए जाते हैं। तो पेक्टिन परीक्षण में हमारे पास जेल मीटर और एल्कोहल या स्प्री टेस्ट जो है ये अपने यहाँ पर काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एक विदेशी नस्ल की बकरी का नाम लिखो, है ना। तो विदेशी नस्ल की आपको बकरी जो है विशेष तौर से पता होनी चाहिए। विदेशी नस्ल की कई सारी जो बकरियां थी वो अपने को यहाँ पर पता होना चाहिए।
ठीक है, चलो। तो यहाँ पर विदेशी नस्ल की अपन यहाँ पर बात करें तो विदेशी नस्ल की कौन कौन सी है, तो ये अपने को यहाँ पर विशेष तौर से पता रखना है। जैसे कि अपन यहाँ पर बात कर सकते हैं बीटल भी विदेशी नस्ल की, सॉरी, यहाँ पर अपन बात करें एक तरीके से टोगनबर्ग जो है, ये आप लोगों को याद रखनी है। टोगनबर्ग जो है एक तरीके से क्या है, विदेशी नस्ल है। तो एक बकरी का नाम पूछा गया है तो आपको याद रखना है टोगनबर्ग, ठीक है, सानेन टोगनबर्ग, ये आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। मुर्रा नर एवं सूरती भैंस के संकरण से प्राप्त हुई नस्ल, तो आपको पता है महसाना, कौन सी है, महसाना नस्ल जो है वो आपको याद रखना है। महसाना, महसाना नस्ल जो है आपको याद रखना है, एक तरीके से मुर्रा और सूरती के संकरण से यहाँ पर तैयार हुई है। अगला प्रश्न है, पशुओं में चयापचयी जनित रोग का नाम लिखिएगा। तो इसके अंदर चयापचयी जनित में आता है दुग्ध जवर, कौन सा आता है, दुग्ध जवर, जिसको हम मिल्क फीवर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मिल्क फीवर। बच्चों ये रोग जो होता है दूध में कैल्शियम की कमी से होता है। इसका कारण क्या होता है, तो याद रखना है कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग जो है आपको याद रखना है। NDDB का पूरा नाम लिखिएगा। तो इसका पूरा नाम होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, है ना, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसका नाम याद रखना है बच्चों, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, विकास बोर्ड, ठीक है। आनंद गुजरात के अंदर है। ये कहां पर है, तो याद रखना है, ये आपसे कभी पूछ लिया जाए तो आनंद गुजरात के अंदर, आनंद गुजरात याद रखना है। और इसकी स्थापना जो है 1965 में इसकी क्या है, स्थापना हुई थी। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है इसका नाम आपके हो जाएगा। नेक्स्ट, किन्हीं दो रासायनिक परिरक्षकों का नाम लिखिएगा। तो देखो रासायनिक परिरक्षक दो है हमारे पास। एक तो हमारे पास होता है बच्चों सोडियम बेंजोएट, कौन सा होता है, सोडियम बेंजोएट, याद रखना है सोडियम बेंजोएट। इसके अंदर यदि बात करें तो हम बेंजोइक एसिड होता है, क्या होता है इसके अंदर, बेंजोइक अम्ल होता है, याद रखना है बेंजोइक अम्ल, ठीक है, बेंजोइक अम्ल आप लोगों को दूसरा हमारे पास होता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, ठीक है। तो देखिएगा दूसरा है पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड, ठीक है, पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड, जिसको हम कहते हैं KMS, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, KMS। और इसके अंदर कौन सी SO2 गैस, कौन सी SO2 गैस जो है रिलीज होती है, याद रखना है, ठीक है। किसी एक विदेशी नस्ल की गाय का नाम लिखिएगा, है ना। तो आपको पता है जैसे इसमें अपने होलेस्टीन फ्रीजियन, ये आप यहां पर लिख सकते हो, जर्सी लिख सकते हो, ये आप लोग याद रखना है, ठीक है। इस तरीके से क्या है, आप विदेशी नस्ल की गाय का नाम भी लिख सकते हो। तो ये आपके वन वर्ड वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट, अब है यहां पर शब्द सीमा लगभग 50 शब्दों के अंदर आपको क्या है यहां पर आंसर देने का काम करना है, ठीक है। तो अब आपको यहां पर 50 शब्दों के अंदर क्या करना है, आंसर देने का काम करना है। तो देखिएगा सबसे पहले मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले 3 प्राकृतिक कारक को यहां पर बताना है। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले को, है ना, को यहां पर प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिएगा, है ना। तो यहां पर याद रखना है, जैसे अपन बात करें पैतृक पदार्थ, है ना, तो इसमें जैसे 3 कारक, इसका उत्तर लिखेंगे सबसे पहले, तो ऐसे हेडिंग डालेंगे कॉपी में उत्तर, ठीक है। फिर इस तरीके से करके सबसे पहले लिखेंगे हम पैतृक पदार्थ, कैसे लिखेंगे, पैतृक पदार्थ, ठीक है। अब पैतृक पदार्थ याद रखना है, ठीक है। पैतृक पदार्थ जिस प्रकृति का होगा, जिस तरह का पैतृक पदार्थ होगा उसी तरह की यहाँ पर एक तरीके से मिट्टी बनेगी, या आपको पता है पैतृक पदार्थ जिस प्रकृति का होगा उसी आधार पर यहाँ पर उर्वरता का निर्धारण होगा। जैसे अम्लीय आग्नेय चट्टानों से आपको पता है, यदि अम्लीय आग्नेय चट्टाने हैं तो इनसे बलुई मृदाओं का निर्माण होता है, याद रखना है, ठीक है। इसी तरीके से यदि सारीय प्रकृति की चट्टाने हैं तो इनसे सारीय प्रकार की मृदाओं का निर्माण होता है, ये याद रखना है, ठीक है। इसी तरीके से स्थलाकृति, दूसरा जैसे अपन बात करें स्थलाकृति होता है, ये भी आपको याद रखना है। तीसरा है जैसे अपन बात करें जलवायु, है ना, जलवायु। तो इस तरीके से आप क्या है एक तरीके से इन कारणों के ऊपर लिख सकते हो, है ना। जैसे मृदा प्रोफाइल की गहराई, एक और लिखवा देता हूं,
मृदा प्रोफाइल या परिच्छेदिका प्रोफाइल की गहराई। ठीक है, मृदा प्रोफाइल की गहराई। तो ये इस तरीके से क्या है आपको याद रखना, सारे के सारे कौन से हैं, ये प्राकृतिक कारक है ना। तो मृदा को उर्वरता को प्रभावित करने वाले 3 प्राकृतिक कारक, इनके बारे में आप लिख सकते हो, याद रखना। नेक्स्ट अगला है हमारे पास, मृदा के जलीय शरण को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखो, है ना। जलीय शरण जो है इसको प्रभावित करने वाले कारकों की यहां पर अपने को याद होनी चाहिए। तो देखो यहां पर जलीय शरण को प्रभावित करने वाले, जैसे सबसे पहले अपन यहां पर इस तरीके से लिखेंगे उत्तर, क्या लिखेंगे, उत्तर। अब इसके 3 जो है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले जैसे वनस्पति का प्रभाव, है ना, वनस्पति का प्रभाव याद रखना है, वनस्पति का प्रभाव। तो आपको पता है मिट्टी पर जितनी वनस्पति होगी उतना ही एक तरीके से जल अपर्दन पे क्या होगा, कटाव यहां पर एक तरीके से कम होगा, याद रखना। अगली बात समझ में। इसके अलावा मानवीय कारक भी होते हैं, है ना, मानवीय कारक याद रखना है। इसके अलावा और बात करें मृदा गुण, है ना, मृदा गुण ये भी आपको पता है किस में आता है, जलीय। मृदा गुण भी जलीय शरण को प्रभावित करता है। ठीक है, जलवायु है सही, जलवायु और स्थलाकृति, है ना, और स्थलाकृति। तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी हमें जानकारी यहां पर रखनी है, तो अपन इनको एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या है आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट, खरपतवार को परिभाषित कीजिएगा, है ना। खरपतवार को परिभाषित करना है, और एक तरीके से देखा जाए तो इनकी 2 विशेषताएं भी आपको यहाँ पर आनी चाहिए। तो खरपतवार क्या होते हैं, ये तो आप लोग पता है, बहुत ही सिंपल परिभाषा है ना, बहुत ही आसान है। तो खरपतवार क्या होते हैं, देखो सबसे पहले ऐसे लिखेंगे उत्तर। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन, ये वे पौधे होते हैं, ध्यान रखना है, खरपतवार वे पौधे होते हैं। ठीक है, खरपतवार जैसे मैं परिभाषा लिख रहा हूं, खरपतवार वे पौधे होते हैं, वे पौधे होते हैं जो अनचाहे स्थान पर, है ना, अनचाहे स्थान पर, जिस पे जैन है ना, अनचाहे स्थान पर, अनचाहे समय पर, जो अनचाहे स्थान पर तथा अनचाहे समय पर फसल के साथ उगाते। ठीक है, इस तरीके से क्या है बच्चों, हम परिभाषा इसकी दे सकते हैं, याद रखना है। अब इसमें विशेषताओं की बात करें, किन्हीं 2 विशेषताओं की, तो हम ऐसे लिखेंगे विशेषताएं। अब इनमें यहां पर पहली विशेषताओं की अपन यहां पर बात कर सकते हैं। जैसे यहां पर बीज उत्पादन अधिक होना, ये याद रखना है, बीज उत्पादन अधिक होना, जड़ें अधिक गहराई पे जाना, जड़ें अधिक गहराई तक जाना, जड़ें अधिक गहराई तक जाना, ये भी याद रखना। बीजों की अधिक जीवन क्षमता, इस तरीके से लिख सकते हैं, बीजों की अधिक जीवन क्षमता। ठीक है, बीजों की अधिक जीवन क्षमता जो है आप लोग याद रखना है। ये इस तरीके से क्या है अपन इनकी परिभाषा देकर इनकी विशेषता लिख सकते हैं। संपर्क व स्थानांतरित शाकनाशियों में अंतर स्पष्ट कीजिएगा, है ना। आपको यहां पर प्रश्न क्या दिया गया है, संपर्क और है ना स्थानांतरित, ये याद रखना है। अब देखो यहां पर सबसे पहले जैसे बात करें संपर्क, देखो संपर्क जो है उत्तर लिखेंगे इस तरीके से, उत्तर। ठीक है, अब संपर्क के इसके बारे में बोल के मैं बता देता हूं क्या होता है। देखो संपर्क में का मतलब क्या होता है, इस प्रकार के जो शाकनाशी होते हैं पौधे के उसी भाग पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं जिनके संपर्क में ये शाकनाशी आते हैं। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं इस पर, जैसे संपर्क शाकनाशी, संपर्क शाकनाशी। ठीक है, ये पौधे के जिस भाग को संपर्क, है ना, ये शाकनाशी पौधे के जिस भाग के संपर्क में आते हैं
उसी पर अपना प्रभाव दर्शाते हैं, उसी पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। जिस पर ये आपको पता है इनके कांटेक्ट में जो पादप भाग आएगा उसी पर ये अपना प्रभाव दर्शाएंगे। जैसे इसमें उदाहरण की बात करें तो इसमें उदाहरण जो है डाइक्वाट पेराक्वाट। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या होता है, डाइक्वाट और पेराक्वाट। आगे बात समझ में, पेराक्वाट, ये याद रखना है। इसी तरीके से अपन बात करें, है ना, अगला है हमारे पास स्थानांतरित। जैसे दूसरा है स्थानांतरित, ट्रांसलोकेटेड। स्थानांतरित क्या होते हैं, ये आपको पता है पूरे पादप शरीर में फैल जाते हैं। ये शाकनाशी पूरे पादप शरीर में, शाकनाशी पूरे पादप शरीर में फैलकर अपना प्रभाव दर्शाते हैं। इस तरीके से क्या है, ये स्थानांतरित पूरे पादप शरीर में फैलकर अपना प्रभाव दर्शाते हैं। जैसे अपन बात करें उदाहरण इसके 2,4-D, है ना, 2,4-D, आइसोप्रोट्यूरॉन, ग्लाइपोसेट, ठीक है। इस तरीके से क्या है, हम इनके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आप इनको समझते हैं। माउंट या स्टूल लेयरिंग जो है, इसका आप चित्र बनाइए। तो माउंट या स्टूलिंग लेयरिंग का हमें चित्र पता होना चाहिए। जैसे इसमें आपको पता है कोई भी, जैसे ये पौधा होता है, ठीक है, इस पौधे का जब ये आपको पता है इस तरीके से, तो इसको क्या कर दिया जाता है, जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर काट दिया जाता है। काटने के बाद आपको पता है इस तरीके से ये बन जाता है पूरा माउंड। ये क्या है, एक माउंड, या इसको कहते हैं, इस एक तरीके से देखो, है ना, ये पौधे का जो भाग है इसको कहते हैं ट्रंक। क्या कहते हैं, ठूंठ कहते हैं। ठीक है, ठूंठ, या इसको अपन ट्रंक कह सकते हैं। अब इसके चारों तरफ हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर मिट्टी वगैरह जो भी है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, वो अपन इसको ढक देंगे इससे, और ढककर इसको बना देंगे अपन क्या है, एक तरीके से इसको बना देंगे माउंड। इसको क्या कहते हैं, माउंड या टीला कह सकते हैं। और आपको पता है आफ्टर कुछ दिनों बाद इस तरीके से इसमें क्या है, पौधे निकल जाएंगे। तो ये विधि आप लोगों को याद रखना है, किसमें, तो अमरूद में अपनाई जाती है। किसमें अपनाई जाती है, अमरूद में। इसमें पौधे को जमीन से कुछ सतह पर जब सुसुप्त अवस्था में होता है तब इसको इसमें काट दिया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट, पेबंद कलिकायन, है ना, पेबंद जिसको पेच बडिंग कहते हैं, आंवला जो है इसके अंदर इस्तेमाल होती है, ये याद रखना है। कुछ भी नहीं है, इसके अंदर मूल वृंत पर ध्यान रखना है। मूल वृंत पर ध्यान रखना है। एक तरीके से मूल वृंत पर कौन सा कट लगाया जाता है ना, मूल वृंत पर आयताकार रूप में छाल उतारी जाती है। किस रूप में, आयताकार रूप में। आयताकार रूप में क्या करते हैं बच्चों, रूप में छाल उतारते हैं। तो आपको आयताकार कट लगाना है, याद रखना है। ये आंवला है, जामुन है, बेल पत्र है, इनमें काम में ले सकते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से पेबंद कलिकाएं, जिसको पेच बडिंग कहते हैं। उद्यान लगाते समय कोई 3 सावधानियां आपको यहाँ पर बतानी है ना। उद्यान जब आप लगा रहे हो तो उस समय हमें क्या क्या, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उद्यान लगाते समय हमें किन की बातों का यहाँ पर विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए, ये अपने को आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो देखो अपन यहाँ पर बात करें उद्यान लगाते समय। तो देखो है ना, उद्यान में पौधे लगाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब अपन पौधे लगा रहे हैं उद्यान में, तो पौधे लगाते समय क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात आपको बोल के ही बता देता हूं, पौधे हमेशा सायकाल में लगाने चाहिए। पौधे हमेशा कब लगाने चाहिए, तो याद रखना है, पौधे हमेशा सायकाल में लगाएं। कब लगाएं, पौधे हमेशा सायकाल में। तो ये याद रखना है, सायकाल में लगाने चाहिए, लगाने चाहिए। तो ये बात पता होनी चाहिए हमेशा।
ठीक है, हमेशा सायकाल में पौधे क्या है आपको लगाने हैं। दूसरी चीज आपको पता है, पौधे पर लिपटी घास या पॉलीथीन को सावधानी से अलग करें, है ना। पौधे पर लिपटी लिपटी घास घास या पॉलीथीन को सावधानी से सावधानी से अलग करें। ये भी आपको याद होना चाहिए, सावधानी से उसको अलग करना चाहिए ताकि जड़ों को किसी प्रकार का क्या है यहाँ पर नुकसान नहीं हो, ध्यान रखना है। हमेशा पौधरोपण ध्यान रखना है, पौधे पर है ना कलिकायन या उपरोपण है ना, उपरोपण मूल वृंत पर जमीन से 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर करना चाहिए। आ गई बात समझ में। इस तरीके से क्या है आपको पौधे लगाते समय ध्यान रखना चाहिए। इस तरीके से अब अपन थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। उद्यान में एफएलएन के कोई 3 बाह्य कारक लिखे। अब उद्यान में एफएलएन के बाह्य कारक, तो बाह्य कारक आप लोगों को याद होना चाहिए कौन कौन से हैं। जैसे बाह्य कारकों में बात करें, सबसे पहले यहां पर प्रतिकूल मौसम, ठीक है, प्रतिकूल मौसम ये याद रखना है, एक तो ये होता है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर कीट एवं रोग, ये भी याद रखना है ना। यहाँ पर अनुपयुक्त मृदा, है ना, यानी कि खराब मृदा, ये याद रखना है, ठीक है। ये इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। कटाई छटाई, ये सारे के सारे आप लोग याद रखना है उद्यान में एफएलएन के कारक, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है अपन यहां पर कारक लिख सकते हैं। आगे बात समझ में। इसी तरीके से अगला प्रश्न है हमारे पास, देखो पशुपालन में आवास प्रबंधन को समझाइए। कल भी अपन ने बात की थी, आवास प्रबंधन जो है हमेशा यहाँ पर एक तरीके से प्रकाश की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, हवा का आवागमन होना चाहिए, पशुओं के लिए पानी यहाँ पर पर्याप्त होना चाहिए, है कि नहीं है। ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर पढ़ लेना है एक बार, ठीक है। इसी तरीके से अगले पर कृषि में गौमूत्र के महत्व को बताइए। अब गौमूत्र जो होता है इसके अंदर कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और आपको पता है गौमूत्र जो होता है एक तरीके से कीटनाशक का कार्य करता है कि नहीं करता है। और ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए गौमूत्र के बारे में पूरा। जैसे यहाँ पर पंचगव्य का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। घी दूध, एक तरीके से बात करें घी दूध, यहाँ पर गौमूत्र गोबर, है ना, इन सारी चीजों को मिलाकर हम क्या है पंचगव्य के नाम से, तो पंचगव्य वाला टॉपिक भी जो है आप अच्छी तरीके से पढ़ जाइए, है ना। गौमूत्र का क्या क्या एक तरीके से फायदे हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर एक तरीके से शब्द सीमा लगभग 100 शब्दों में आंसर आपको देना है। अब देखो यहाँ पर गोबर की खाद बनाने की ट्रेंच विधि का वर्णन कीजिए, है ना। ट्रेंच विधि आपको पता ही होना चाहिए, ये CN आचार्य ने दी थी। इसमें आपको पता है जैसे इस तरीके से ट्रेंच होती है, और इसमें आपको पता है ट्रेंच को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। इस विधि के अंदर पहले जैसे ट्रेंच के पहले भाग को भरा जाता है, ठीक है। जब ये भरकर कंप्लीट हो जाता है तो इसको क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। फिर दूसरे भाग को यहाँ पर क्या है भरना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दूसरे भाग को जब तक भरते हैं तब तक पहले भाग की खाद यहाँ पर बनकर परिपक्व हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार इस विधि में जो हमें खाद प्राप्त होगी उसमें पोषक तत्वों की संख्या भी पर्याप्त मात्रा में, अच्छी मात्रा में होगी, और वर्ष भर हमें क्या है यहाँ पर एक तरीके से खाद मिलती रहेगी। इस तरीके से यह क्या है आपको पता है गोबर की खाद की ट्रेंच विधि है। यदि यह नहीं आता है तो आपको इसके अथवा में जो क्वेश्चन मिल जाएगा कंपोस्ट खाद बनाने की बेंगलोर विधि, है ना। कंपोस्ट खाद बनाने की 3 विधियां होती है, बेंगलोर विधि होती है, इंदौर विधि होती है, और नाडेप विधि होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। तो ये तीनों विधियों में से आपसे पूछा गया है, यहाँ पर एक तरीके से कौन सा पूछा गया है, तो यहाँ पर याद रखना है बेंगलोर विधि, ध्यान रखना है। इस विधि में ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ये CN इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलोर द्वारा विकसित की गई है, ध्यान रखना है। ये बेंगलोर विधि की बात करूं बच्चों तो ध्यान रखना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलोर द्वारा इसको ध्यान रखना है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट
इंडियन इंस्टीट्यूट है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, ऑफ साइंस, साइंस बेंगलोर द्वारा, बेंगलोर द्वारा क्या है इसको विकसित किया गया, बेंगलोर द्वारा विकसित, ठीक है। और ये किसने विकसित किया, ध्यान रखना, सी एन आचार्य ने। किसने विकसित किया था, तो सी एन आचार्य ने, याद रखना है, सी एन आचार्य नामक जो वैज्ञानिक था इसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसके अंदर जो खाद बनती है वो अवायवीय विधि है, ठीक है। ये एक अवायवीय विधि है, अवायवीय एनएरोबिक, यानी कि इसके अंदर ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं किया गया, याद रखना, अवायवीय विधि, ठीक है। तो ये अपने को विशेष तौर से याद रखना है। इस तरीके से अपन अथवा में भी यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगले प्रश्न है, गाय की निम्न नस्लों के उत्पत्ति स्थल और उपयोगिता के बारे में लिखो, है ना। तो यहाँ पर जैसे हरियाणा है तो याद रखना है हरियाणा की है ये गाय, ठीक है, हरियाणा की, इसका याद रखना है, सफेद रंग की गाय होती है, सारी चीजें द्विप्रयोजनीय नस्ल है ना। नागौरी आपको पता है ये कृषि कार्यों के लिए, किसके लिए, कृषि कार्यों के लिए बेस्ट मानी जाती है, कृषि कार्यों के लिए, याद रखना है। नागौर जोधपुर इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है, याद रखना है। जर्सी, जर्सी की अपन बात करें तो याद रखना है ये एक तरीके से जर्सी द्वीप समूह की यहाँ पर नस्ल है, और ये बादामी रंग वगैरह इसकी याद रखना है। इनके बारे में आप पूरी डिटेल यहाँ पर पढ़ के जाए। तो इस तरीके से क्या है, हम ये इस तरीके से आंसर दे सकते हैं इन प्रश्नों का। ठीक इसी तरीके से अथवा में भैंस की निम्न नस्लों के, जैसे नीली रावी, तो आपको पता है ये कहाँ की है, तो आपको पता है सतलज नदी के किनारे, सतलज नदी जो है यहां से इसकी क्या है एक तरीके से उत्पत्ति अपन मान सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बद्दावरी, बद्दावरी में आपको पता है सबसे ज्यादा दुग्ध बसा है, इसमें क्या है, बद्दावर सेक्टर, आगरा का बद्दावर सेक्टर है, और दुग्ध बसा है इसमें सबसे ज्यादा। महसाना अभी अभी बताई थी, मुर्रा और सूरती का संकरण है, मुर्रा और सूरती का संकरण है। ये इस तरीके से अपन यहाँ पर आंसर इनके मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक तरीके से इसको आपको हिंट बता रहा हूं। ठीक है, इसी तरीके से अपन अगले प्रश्नों पे चर्चा करें। तो फलों का बाग लगाने की वर्गाकार विधि, है ना, वर्गाकार विधि के बारे में आपसे पूछा गया है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। तो वर्गाकार विधि जो है आपको पता है, मैंने बताया था, जैसे इसका आंसर अपन लिखना स्टार्ट करें तो पौधों को लगाने की सबसे सरल और सबसे प्रचलित विधि है ना, पौधों को लगाने की सबसे सरल और सबसे प्रचलित विधि है, ये याद रखना है। तो पौधे लगाने की अपन बात कर सकते हैं, पौधे लगाने की सबसे सरल, पौधे लगाने की, जैसे अपन इसका आंसर लिखना स्टार्ट करें, पौधे लगाने की सबसे सरल और सबसे प्रचलित विधि है, ठीक है। प्रचलित विधि आप लोगों को याद रखना है। इसमें अपन बात करें और भी कई सारी चीजें हैं, तो ये आपको पता है, इसका प्रयोग मुख्यतः इससे ध्यान रखना है उत्तर भारत, कहां पर, उत्तर भारत जो है वहां पर एक तरीके से उत्तर भारत, या इसको अपन कह सकते हैं मैदानी सेक्टरों में सबसे ज्यादा प्रयुक्त की जाती है, मैदानी सेक्टरों में। इसके अंदर आपको याद रखना है, इस विधि के अंदर आर इंटू आर, पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी जो होती है वो एक समान होती है। कैसी होती है, एक समान होती है। ऐसे कई सारी बातें जो है आप लोगों को याद रखनी है इसके बारे में। ठीक इसी तरीके से फलो उद्यान की आयताकार विधि का, है ना, आयताकार विधि का भी वर्णन कर सकते हो। आयताकार विधि में क्या होता है, इसके अंदर बस आर इंटू आर, पी इंटू पी की तुलना में क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। तो इनकी आपको डिटेल पढ़नी है बच्चों, एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है, जैसे जो कि वैज्ञानिक खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पे, तो जो का महत्व और जलवायु आपको पता होना चाहिए। जैसे महत्व इसका किस किस में होता है, तो आपको पता है जैसे बियर वगैरह बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जलवायु ये रबी जलवायु का होता है। बीज दर इसकी लगभग आपको पता है गेहूं के आसपास 100 किलोग्राम के आसपास इसकी बीज दर। 4 उन्नतशील किस्में, उपज प्रति हेक्टेयर, ये सारी बातें आप लोगों को जो पॉइंट दिए गए हैं उन पॉइंट के अंतर्गत क्या है आपको पूरी फसल का अध्ययन करना है, ठीक है। मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, देखो आपकी जो है ना यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। आपके कोर्स के अंदर ध्यान रखना है 30 फसलें दे रखी है, कितनी क्रॉप दे रखी, 30 फसलें आपके पास यहां पर दे रखी है, 30 फसलें। अब इन 30 फसलों की बात करें तो आपके यहां पर ध्यान रखना है 6 तो क्या है अनाज वाली फसलें हैं, 6 अनाज वाली फसलें हैं। बाकी आपके दलहनी, है ना, बाकी आपको अपन बात करें जैसे इसमें दलहनी है ना, दलहनी है, आपके पास तेल वाली है, आपके पास चारा वाली है, आपके पास
रोकड़ फसलें हैं, आपके पास रेसे वाली फसलें हैं, और इसके अलावा आपके पास मसाले वाली फसलें। ये सभी फसलें जो हैं ये आप लोग याद रखना है। टोटल नंबर इनका कितना है? 24 है। ठीक है, तो आपने पेपरों का एनालिसिस किया होगा, पिछले सालों के पेपरों का विश्लेषण किया होगा, तो आपको पता है एक क्वेश्चन अनाज वाली फसलों का पक्का आ रहा है। इसके अथवा में दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। इसके अथवा में क्या है? दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा। एक क्वेश्चन आपके अनाज, जैसे यहां पर दे दिया गेहूं, और इसके है ना अथवा में कोई सा भी दे दिया, इसके अथवा में जैसे दे दिया चना। ठीक है, चना। इस तरीके से जैसे एक साल दे दिया मक्का, तो इसके अथवा में जैसे दे दिया सरसों, इसके अथवा में क्या दे दिया? सरसों। ठीक है, इसी तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे एक साल दे दिया चावल, और इसके अथवा में आपको दे दिया, जैसे अथवा में दे दिया कपास, अथवा में क्या दे दिया? कपास। तो आप लोग इन पेपरों का जब अध्ययन करोगे ना, तो एक आपको अनाज वाली फसलें मिल रही है। तो हमारे 30 फसलें जो है थोड़ा मुश्किल काम है, तो हम क्या कर सकते हैं? अनाज वाली फसलों को अच्छे से याद कर सकते हैं, एक इसमें मिल जाएगा अपने को। तो ये थोड़ा सा अपन क्या है इसका लाभ उठा सकते हैं। आप लोगों को इस ये चीज मैंने बता दी। ठीक है, बाकी ये आपके सामने है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर अपन बात करें, जैसे मोट की वैज्ञानिक खेती, उसके अथवा में है ना, जो के अथवा में देखो ये दे रखा है मोट, है कि नहीं? दलहनी फसल है, विग्ना एक्वानिटीफोलिया। महत्व जलवायु, बीज दर, 4 उन्नतशील किस्में। इनके बारे में आप सब लोग क्या है एक तरीके से डिटेल में थोड़ा थोड़ा देखिए। इनके बारे में जितना पूछा है उतना ही। ये एक एक नंबर के होते हैं। कितने नंबर के होते हैं? एक एक नंबर के होते हैं। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से अपन अनार की वैज्ञानिक खेती का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पे। तो अनार में जैसे इसकी जलवायु आपको पता होनी चाहिए, है उपोष्ण जलवायु, है ना, याद रखना है। 4 उन्नतशील किस्में, उन्नतशील किस्में इसकी याद होना चाहिए अनार की, जैसे रूबी है, मृदुला है, गणेश है, भगवा है, सिंदूरी है। इस तरीके से इसका ध्यान रखना है। पादप प्रवर्धन, पादप प्रवर्धन में जैसे अपन कठोर तना कलम की बात कर सकते हैं, गुट्टी विधि की काम बात कर सकते हैं। इसमें लगाने की विधि, लगाने की विधि आपको पता है, विशेष तौर से इसके लिए 5 × 5 मीटर स्क्वायर की दूरी ली जाती है कि नहीं है? इसी तरीके से मध्यम आकार का फल वृक्ष है, तो गड्ढा का इसके 75 75 75 वर्षा ऋतु में इसको लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको क्या है इसमें पूरा का पूरा आप लोगों को इसकी डिटेल 4 पॉइंट जो दिए गए हैं इसके अनुसार आपको पूरा पढ़ के यहाँ पर कंप्लीट देखना है। ठीक है, इसी तरीके से हम अगला बात करें, जैसे अथवा में आपको मिल जाएगा पपीता के वैज्ञानिक खेती। तो इसके लिए जलवायु, जैसे उष्ण जलवायु होती है, बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए होती है कि नहीं है? 4 उन्नतशील किस्मों की अपन बात करें, जैसे पूसा नन्हा है, पूसा ड्वार्फ है, पूसा मेजेस्टी है, रेड लेडी है, कुर्ग हनी ड्यू है, ताइवान है। ये कई सारे इस तरीके से याद रखना है। पादप प्रवर्धन इसका बीज द्वारा होता है, जैसे डायोसियस किस्में होती है, 250 ग्राम इसका ध्यान रखना है बीज दर होता है। इसी तरीके से गाइनोडायोसियस 150 ग्राम होता है। पौधे लगाने की विधि की अपन बात करें तो इसमें विधि आप लोगों को पता होना चाहिए, 2 × 2 मीटर की दूरी पर इसको लगाते हैं अपन। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है वर्षा ऋतु में इसको लगाते हैं। गड्ढे का आकार इसके 45 × 45 × 45 सेंटीमीटर अपन रखते हैं। इस तरीके से क्या है अपने पास यहाँ पर ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर है ना। ये आपके एग्जाम में 3.25 घंटे का होगा, मैंने यहाँ पर 1 घंटे का किया है। तो आपको पता है आपको केवल समझाना है अच्छे से किस तरीके से क्या यहाँ पर क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से अपन ने यहाँ पर ये मॉडल पेपर भी जो है बच्चों एक तरीके से अपन ने संपन्न कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप है ना अभ्यास करते रहिएगा, है ना। मॉडल पेपरों का जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतने ही ज्यादा आपके क्वेश्चंस जो है वो सही होने के चांसेस रहेंगे। आ गई बात समझ में? तो अपनी इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। सबको धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।